बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पीडीएम क्या करेगी? ये हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम अब आगे बढ़ेगी। ये बात आपको बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो शिकस्त हुई है, शिकस्त यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब में, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, ये शिकस्त जो है ये पीडीएम को और मुतहरिक कर देगी। नवाज शरीफ के बयानी की जीत है कि इन असेंबलियों में रहकर ये लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते, इदारे न्यूट्रल नहीं हुए, और इस बिना पर अब आसिफ अली जरदारी को, फजलुर रहमान को तो वो तो पहले से तैयार थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी को भी मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सड़क पर लाने में कामयाब होंगे। उन्हें कहेंगे कि आइए सड़क पर, क्योंकि आपकी हिकमत अमली किसी हद तक कामयाब हुई। गिलानी साहब सेनेटर बन गए, ये हमने देख लिया, लेकिन गिलानी साहब जो हैं वो नहीं बन पाए चेयरमैन सेनेट। अब आ जाइए, हमारे कहे पर अमल कीजिए। तो मियां नवाज शरीफ और पीडीएम, इनके लिए ये एक अच्छी खबर है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम पर खुदकुश हमला कर दिया। फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के मकासद को तकरीबन जो नाकाम करना है वो तय कर दिया है। इस पर जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर अमल दरामद फजलुर रहमान ने तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। राब्ता हुआ, आप मुसलसल खबरें देख रहे हैं, इन खबरों से आपको पता चल रहा है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, इन तीनों के दरमियान राब्ता हुआ, मुशावरत हुई, और इस मुशावरत में मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई। जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, वो डिस्कस हुआ, 7 वोट डिस्कस हुए, आगे क्या किया जा सकता है ये डिस्कस हुआ, इसको चैलेंज कैसे करना है, यूसुफ रजा गिलानी की इन 7 मुस्तरद वोटों के मामले को चैलेंज कैसे करना है ये डिस्कस हुआ, और ये जो 7 अफराद हैं इनको पकड़ना कैसे ये भी डिस्कस हुआ। ये मेरे सामने रोजनामा जंग पड़ा हुआ है। इस रोजनामा जंग की शहसुर्खी में एक चीज लिखी हुई यहां इस ब्लैक पोर्शन में बॉक्स के अंदर, ये बड़ी दिलचस्प है। लिखा हुआ है कि फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी से जो राब्ता हुआ है, इस राब्ते में मुश्तबा अरकान के फोन्स चेक कराने का फैसला हुआ है। यानी इनको ये पता है कि इन्होंने अपने रडार पे रखा हुआ है उन 7 लोगों को, या अगर 7 पे शक है तो 10-12 लोगों को, जिनमें से 7 निकाले जाएंगे, 12-15 लोगों को, कि ये हो सकते हैं इनके फोन्स चेक कराए जाएंगे, इनका कॉल लॉग चेक होगा, इनके एसएमएस चेक होंगे, इनका व्हाट्सएप चेक होगा, अगर ये आईफोन वगैरह यूज करते हैं इनका फेस टाइम वगैरह, ये तमाम चीजें जो हैं वो चेक होंगी, फेसबुक मैसेंजर वगैरह चेक होगा, इनक्रिप्टेड जो चीजें हैं, टेलीग्राम वगैरह, ये सब चीजें चेक होंगी। तो चेक कराने के लिए यकीनन किसी एक्सपर्ट को देंगे ये लोग। इन सेनेटर्स में, इन पार्लियामेंटेरियंस में, इन पॉलिटिशियंस में ये सलाहियत कि ये फोन्स चेक कर सकें, खुद एक बार तो देख सकते हैं, लेकिन डिलीटेड और हिडन फाइल्स तक एक्सेस, तो ये यकीनन किसी एक्सपर्ट से इनको चेक करवाएंगे। इन्होंने एक तो ये तय कर लिया है। दूसरी जो चीज है वो ये कि गिलानी के 7 वोटों को ये चैलेंज करेंगे। इसमें पैरवी करेंगे लतीफ खोसा साहब, नैयर बुखारी साहब, फारूक एच नाइक साहब, तीनों वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और ये सीनियर वकीला जो हैं इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन इनको बताया जा रहा है कि ये जो स्पीकर की रूलिंग है या जो ऐवान में दी गई रूलिंग है, वो रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती। आइन का आर्टिकल 69 ऐवान के अंदर होने वाली कार्रवाई को तहफ्फुज देता है। तो ये मामला तकरीबन टाइम टाइम फिश खत्म हो चुका है। अब फजलुर रहमान साहब का जो खुदकुश हमला है उसके बारे में जान लीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इस राब्ते में यह कहा है कि हम अपने मकसद पर अमल दरामद करने में कामयाब नहीं हुए, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, हमें सड़क पर जाना होगा, हमें लॉन्ग मार्च करना होगा, और हमें इस हुकूमत को गिराना होगा अवाम की ताकत के साथ, क्योंकि हमें चेंज ये करना है कि इदारों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म की जाए। इस बात पे फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब के तैयार ना होने की वजह मैं पहले भी आप सर्च कर चुका हूं, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। अभी इस राब्ते के नतीजे में वो ये कि ठीक है, अपनी अपनी जमातों से बात करेंगे, रिस्पेक्टिव जमातों से, और दोबारा बात करेंगे। पीडीएम के ये 3 बड़े हैं, एक बड़े के अब इसमें से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, लेकिन उसके महदूद होने के चांसेस बढ़ गए। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कहा है? फजलुर रहमान साहब ने यह कहा है कि पहले भी आप लोगों ने मेरे साथ हाथ किया है। आजादी मार्च जो फजलुर रहमान साहब ने किया था 2019 वाला, उसमें आप लोगों ने मेरे साथ हाथ किया है, तो अब की बार मुझे जमानत चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने जमानत मांग ली कि आप लोग पहले गारंटी देंगे फिर लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के लिए क्योंकि जो अफरादी कुव्वत चाहिए, या धरने में अफरादी कुव्वत चाहिए कि बंदे बैठे हों, तगड़ा नजर आए, और आप सड़क को वहां पर मअतल कर सकें, मूवमेंट को मअतल कर सकें, हुकूमत को दिखा सकें कि सड़क पे बंदे आ गए हैं।
मीडिया अटेंशन हासिल कर सकें, वो काम करेंगे फजलुर रहमान साहब। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने पहले इन लोगों से, हाफिज अहमद साहब ने बताया भी है कि इन लोगों से माल भी मांगा है कि जी मेरे बंदे आएंगे तो मुझे आप लोगों से पैसे भी चाहिए और इस पर खर्चा भी बहुत आएगा, तो इसलिए जो है ये खर्च कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब पहले आप इस्तीफे देंगे, मुझे जमानत चाहिए, आप लोग इस्तीफे देंगे, आप दोनों की जमातों के इस्तीफे बतौर पीडीएम सरबराह मेरे पास होंगे, आपके एमएनएस के भी, आपके सेनेटर्स के भी और आपके एमपीएस के भी। वो एमपीएस जो सिंध असेंबली में हैं, पंजाब असेंबली में नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बलूचिस्तान में हैं, इन सब के मुझे इस्तीफे चाहिए। ये इस्तीफे मेरे पास होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये फजलुर रहमान साहब ने कह दिया। अब ये वो चीज है जिस पर आसिफ अली जरदारी जो है वो अमल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहले भी इस बात का इशारा दे चुके हैं, आसिफ अली जरदारी इशारा दे चुके हैं, इस बात पे अमल नहीं करेंगे, इसलिए कि फौरी तौर पर मान लीजिए कि ये लोग इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ को यह नजर आ रहा है कि इस वक्त के हालात में नवाज शरीफ पंजाब में अक्सरियत ले जाएंगे। फजलुर रहमान साहब दोबारा एमएमए टाइप का एक सेटअप बनाएं और जितनी तकरीबन उनकी पार्लिमानी हैसियत है उतनी ही सीटें दोबारा जीत लें, उससे 2-4 ज्यादा जीत लें और वो एक बार फिर उसी जगह पर आ जाएंगे। ये फजलुर रहमान साहब को भी यकीन है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक बात जानते हैं कि वो पंजाब में कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ खास हासिल नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में उनकी जमात का जो हाल है वो हमारे सामने है। यानी जहां जहां सरदार इलेक्टेबल है वहां तो जीत जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी जमात की भी कोई खास हैसियत नहीं है। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इस पर तैयार नहीं है कि उनको इस पूरी एक्सरसाइज के नतीजे में बंदे लगाकर, पैसे लगाकर, एनर्जीज लगाकर एक बार फिर सिंध मिल जाएगा, सिंध में वो दोबारा जीत सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ये सोच रहे हैं कि दोबारा वही सब कुछ हो और उन तमाम चीजों के नतीजे में एक बार फिर सिंध उनके हाथ में आ जाए, जितना उनके पास है उतना उनके पास फिर आ जाए और उतना फिर वही हासिल करने के लिए जो उनके पास है उन्हें पैसा लगाना हो, बंदे लगाने हो, टाइम लगाना हो, एनर्जीज लगानी हो। तो फिर ये तो घाटे का सौदा है, जो है वही मिले लेकिन उसके लिए आप खर्च दोबारा कर दें। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस पर तैयार नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा मियां नवाज शरीफ का है। मियां नवाज शरीफ को फायदा होगा तो फजलुर रहमान साहब एक बार फिर बंगला नंबर 22 में 23 में कहीं पहुंच जाएंगे। फजलुर रहमान साहब का फायदा है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपना फायदा, मियां नवाज शरीफ साहब अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को इसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उनकी जो हैसियत है वो हैसियत तकरीबन उतनी ही रहेगी और वो दोबारा वही सब कुछ हासिल करेंगे। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब इस पर तैयार नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब ने जो मांगे हैं कि सबके इस्तीफे मेरे पास होंगे और मैं इनको फिर जमा करवाऊंगा रिस्पेक्टिव स्पीकर्स को, सूबाई असेंबलियों के स्पीकर्स को, सेनेट के चेयरमैन को और साथ में कौमी असेंबली के स्पीकर असद कासर को, ये फिर मेरे हाथ में होगा। इस बात पर तमाम जो इख्तियारात हैं फजलुर रहमान को देने पर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तैयार नहीं है। ये उनकी जमात के लोग बता रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये पूरा हाल अपने कैंप का बताते हैं, तो उनका ये कहना है कि इस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक है कि हमें ये काम नहीं करना, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरी रीजन क्या है? ये बैठ जाएंगे जाकर लॉन्ग मार्च पे, धरने पे जाकर बैठ जाएंगे और उसके बाद ये कह चुके हैं कि हमारा धरना भी होगा, कुछ दिन तो चलेगा। यानी 4 अप्रैल के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा दिन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह चुकी कि हम वहीं पर होंगे। मगर उसके बाद रमजान है, अफरादी कुव्वत सबसे ज्यादा इस धरने में होगी फजलुर रहमान साहब के लोगों की। वो लोग कौन है? मदरसे की तलबा और मदरसे की इंतजामिया के ज्यादातर लोग, दीनी जमात के लोग। ये लोग रमजान में लॉन्ग मार्च के बाद धरना दें और बैठ जाएं, मुश्किल काम है। सख्त जान लोग होते हैं, पठान लोग, बलूचिस्तान के लोग सख्त जान लोग होते हैं। लेकिन रमजान में धरना देना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो धरना दोबारा उठ जाएगा, टूट जाएगा, फिर रमजान का ब्रेक लेने के बाद दोबारा आएंगे। ऐसा होता नहीं है। ये इनसे इसलिए नहीं हो पाएगा कि इसकी टाइमिंग जो है वो गलत है और इसमें जो फजलुर रहमान साहब ने शर्त रख दी है कि मुझे इस्तीफे दे देंगे आप फिर जाएंगे, उसके बगैर नहीं होगा। तो ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब जो है वो आजादी मार्च में देख चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया था कि हम कोई गैर जमहूरी तरीका इख्तियार नहीं करेंगे,
और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी नायब अदालत के बाहर खड़े होकर बयान दिया था कि जनाब हमारी दुआ फजलुर रहमान के साथ है, यानी दुआ फजलुर रहमान के साथ है, हम खुद प्रैक्टिकली फजलुर रहमान के साथ नहीं है। तो ये तब भी नजर आ गया था। फजलुर रहमान साहब इस बात की शिकायत भी करते हैं, वो और भी शिकायतें करते हैं कि मैंने तो शुरू दिन से कहा था इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, जाए नहीं असेंबलियों में। फिर मैंने आप लोगों से तब भी कहा था जब मैं अपने आजादी मार्च पे आ रहा था कि मेरे साथ आ जाएं, इस्तीफे भी दे दें, ये हुकूमत गिर जाएगी। और मैं अब भी आपसे मुसलसल कह रहा हूं, लेकिन आप लोग इस्तीफे नहीं दे रहे। आसिफ अली जरदारी साहब अपने मकसद पर आधा अमल दरामद कराने में कामयाब हो गए, मुकम्मल तौर पर उनको नाकामी हुई है। तो इसलिए ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में फजलुर रहमान साहब ने जो जिद यहां पर इख्तियार कर ली है, वो जिद जो है इस लॉन्ग मार्च को एक तबाह कर सकती है, खत्म कर सकती है धरने को। दो, बड़ा महदूद और गैर मौसर कर सकती है। तीन, इस बात का भी इम्कान है कि इससे एक बड़ी जमात जो है वो निकल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।